Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company from the housing finance space, that is Bajaj Housing Finance. ठीक है. So currently Bajaj Housing देखो तो it is the biggest player comparing to all the housing finance companies. Prime Housing ले लो, Affordable Housing ले लो, ये सब कंपनीज को देखो तो सबसे बड़ा कंपनी है दैट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस. इनका अराउंड वो 1 साल हो गया उनके आईपीओ का आते आते, एंड दे लिस्टेड एट अराउंड 170 180 के आसपास एट अ वैल्यूएशन विच वाज अराउंड 7 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक था. ठीक है. तो विच इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर हो गया. ये सब जो कंपनीज है उससे कंपेयर करो, जो अच्छे ग्रोथ रेट में आ रहे हैं. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि 5-10% का ग्रोथ है कंपेयरिंग टू एल आई सी हाउसिंग, कैन फिनो, उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. जो अच्छे कंपनीज है जिनका ग्रोथ भी बढ़िया आ रहा है, उनको क्या मल्टीपल दे रहे हो. एंड ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, इनको दे आर गेटिंग 7 टाइम्स मल्टीपल. सो वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पे जो लिस्ट हुआ था, उसके बाद कंप्लीट टाइम करेक्शन में अराउंड 1 साल हो गया है. तो इट कंप्रेस टू 6 टाइम्स 5 टाइम्स एंड अभी अभी करेंटली इट इज़ नाउ एट अराउंड 4.6 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है. सो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड देखते हैं कि ये टाइम के क्या नंबर्स थे एंड उनका आउटलुक भी क्या है फॉर FY 26 एंड गोइंग अहेड. सो बजाज हाउसिंग द बिगेस्ट प्लेयर, उनका मार्केट कैप 91,000 करोड़ के आसपास है. प्राइस टू बुक अभी भी है अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास का, 4.6 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है. दूसरे कंपनीज देखो दैट आर गुड. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि खराब कंपनीज है. दे यूजुअली गेट अराउंड 3 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक. एप्टेस हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट, ये 3 to 4 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक मिलता है. एंड दे आर गोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू बजाज हाउसिंग. अभी करंटली अभी इनका नंबर्स अगर देखो तो AUM स्टूड एट अराउंड 1,26,000 करोड़. तो मतलब बहुत ही बड़ा साइज है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर. बहुत ही सबसे बड़ा साइज इनका है. एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छा है. ठीक है. ऐसा नहीं कि खराब ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि इनके साइज के हिसाब से दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड. ठीक है. अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. 24% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है. 21 स्टेट्स में प्रेजेंट है, अराउंड 220 ब्रांचेस के आसपास है. एंड उनका रिटर्न रेशियोज भी देखो तो ROE एंड ROE वाज अराउंड 2.3 एंड 12.2 रिस्पेक्टिवली. एसेट क्वालिटी भी अच्छा है. ठीक है. तो GNP इज अराउंड 0.26 एंड NNP ऑफ अराउंड 0.12. क्रेडिट कॉस्ट इज अराउंड 0.18. ये लास्ट ईयर वाई अगर हम कंपेयर करें तो इट वाज अराउंड 0.02% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट था. मतलब क्योंकि ये पूरा सिक्योर्ड बुक है. ठीक है. इनका 100% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड. ऑल द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मेजोरिटी आप उठा लो, सब हाउसिंग फाइनेंस में 100% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड. तो इसलिए यहाँ पे उनका क्रेडिट कॉस्ट भी अराउंड 0.4 0.5 टाइम्स के आसपास ही रहता है, उसके ऊपर उतना कुछ जाता नहीं है. उसके बाद इफ आई लुक एट देयर ओपेक्स टू नेट टोटल इनकम का जो रेशियो है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 19.6 टाइम्स. की ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, कोई एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, ये सब जो है दैट इज योर कॉस्ट, राइट. तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 20%. उनका गाइडेंस भी ये कि वो 19-20% के आसपास ही रहेगा ओपेक्स टू नेट टोटल इनकम का जो रेशियो है अभी. उसके बाद इफ आई लुक एट देयर AUM, ठीक है, यहाँ पे उनके 4 डिवीजन आते हैं मेजरली. तो एक हो गया उनका होम लोन वाला सेगमेंट, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 55% ऑफ द AUM. एक हो गया उनका लैब वाला लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अराउंड 10%. फिर एक लीज रेंटल डिस्काउंटिंग वाला जो सेगमेंट है, दैट इज अराउंड 22%. एंड डेवलपर फाइनेंस इज अराउंड 11-12%. एंड एक दूसरा अदर्स वाला सेगमेंट है. तो ये लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में स्पेसिफिकली अगर आपके कैश फ्लोज को, आपके फ्यूचर कैश फ्लोज या फ्यूचर आपको जो रेंट मिलने वाला है उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है. ठीक है. तो मतलब आपके पास अगर एक कोई बिल्डिंग में कोई घर है, ठीक है, 3-4 फ्लोर आपके, या वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है अराउंड 10-15 लाख पर मंथ का आपको रेंट मिल रहा है. तो यू कैन एक एस्क्रो अकाउंट जैसा बिठाते हैं बैंक्स के साथ, अगर आपको अगर किसी को भी लोन चाहिए लीज रेंटल डिस्काउंटिंग. एंड वहाँ पे आपको फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से, मतलब अगर आपको 15 लाख मिल रहा है, ठीक है, 10 लाख अगर आपका रेंट मिल रहा है पर मंथ, ठीक है, तो यू गेट अराउंड 1.2 करोड़ इन ईयर. तो एंड अगर आपने अगर वो टेन्योर, अगर वो जो रेंट के लिए जिसके साथ भी आपने टाइप किया है दैट इज फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स,
तो दैट कन्वर्ट्स टू अ सिग्निफिकेंट, मतलब 5-6 करोड़ का आपको रेंट मिलने वाला है इन कमिंग 3 to 4 years, 4-5 साल में। तो उसके अगेंस्ट ही भी वो फ्यूचर डिस्काउंटिंग करके कुछ लगा के आपको आपको 1-2 करोड़ का अपफ्रंट मिल जाता है, तो यू आर गेटिंग अ लोन अगेंस्ट योर फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। तो आपको मतलब प्रॉपर्टी बेचना भी नहीं पड़ रहा है। फिर डिसबर्समेंट भी देखो तो डिसबर्समेंट में ग्रोथ आ रहा हूँ 32%। अभी देखो प्राइम हाउसिंग हो गया, जहाँ वो होता है जिसमें टीयर 1 सिटी में लैंडिंग होता है, मतलब बड़े बड़े सिटीज में, मुंबई, यहाँ पे दिल्ली में, तो ये सब में टीयर 1 सिटीज में कोई भी स्टेट में जाओ, वहाँ पे प्राइम हाउसिंग फाइनेंसियर्स होता है दैट डायरेक्टली कॉम्पीट विथ आपके प्राइवेट बैंक्स हो गए, बड़े प्राइवेट बैंक, HDFC, कोटक, एक्सिस, ICICI, ये सब के साथ कॉम्पीट करते हैं। एंड दूसरे PSU बैंक, ऑफ कोर्स वो तो है ही। एंड ये जो अफोर्डेबल वाला, मतलब द कंपनीज लाइक एप्टस, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, आवास, ये सब जो होते हैं, दे आर मोर इनटू टीयर 3, टीयर 2, 3, 4, 5 सिटीज, जहाँ पे दे केटर टू मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड टीयर 1 सिटीज में बड़े बड़े जो बंगला में रहते हैं उनको, तो मतलब जो सिटीज में रहते हैं, जो टीयर 1 सिटी में ज़्यादा रहता है, वहाँ पे टिकट साइज का मेनली फर्क रहता है, राइट। तो टिकट साइज इन प्राइम हाउसिंग में इट इज अराउंड 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उतना भी जा सकता है ऊपर, द स्काई इज द लिमिट। एंड आपका अफोर्डेबल हाउसिंग में द टिकट साइज वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख to 25 लाख, 30 लाख, ठीक है, मतलब 10-15 लाख के आसपास का उनका एवरेज टिकट साइज रहता है। तो मेजरली यही डिफरेंस है इन प्राइम हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। तो प्राइम हाउसिंग में आपको यील्ड भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कस्टमर जो टीयर 1 सिटी में रहता है उसका लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर होगा कंपेयर टू टीयर 3, 4, 5 सिटी। तो उस एंड उसको दे कैन बोरो एट अ चीपर रेट फ्रॉम दूसरे बैंक्स, दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU बैंक, क्योंकि उनको कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, राइट, ऑफ द प्राइवेट बैंक, क्योंकि उनको उनको कासा वाला बुक भी है उनके पास, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वाला। तो इसलिए दे उनको ये सब जो कंपनीज है, बजाज हाउसिंग हो गया, PNB हाउसिंग हो गया, LIC हाउसिंग, ये सबको थोड़ा डिफिकल्ट रहता है टू compete विद दिस बिग प्लेयर्स। इसलिए इनका एक प्रॉब्लम ये भी हो गया है दिस क्वार्टर बजाज हाउसिंग का, उनका जो ग्रोथ का आउटलुक था उन्होंने वो डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया, लास्ट क्वार्टर ही किया था इनफैक्ट। तो पहले वो बोलता था कि बजाज हाउसिंग यूज टू टारगेट अराउंड 24 to 26% ऑफ AUM का ग्रोथ, अभी वो बोल रहा है कि हमारा ग्रोथ आएगा खाली 21 to 23%। तो वो एक मेन प्रॉब्लम है फॉर बजाज हाउसिंग। उनका अभी ग्रोथ भी देखो इनका PNL स्टेटमेंट में, तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ अराउंड 34%, टोटल इनकम ग्रो अराउंड 22%, पीपॉप में ग्रोथ अराउंड 24%, बट पैट में खाली 18% के आसपास का ग्रोथ है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट उनका बहुत बढ़ गया, ठीक है। प्रोविजन जो मतलब देखो इट इज 10 टाइम्स, ठीक है, 5 करोड़ था, अभी 50 करोड़ के आसपास का प्रोविजन करना पड़ रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर तो कम ही है, बट ऑन अ YOY बेसिस द प्रोविजंस में बहुत 100% के आसपास का, 100 नहीं मतलब ज़्यादा, उससे भी ग्रोथ आ गया, 5 से अराउंड 50 हो गया, ठीक है। तो मतलब इसलिए उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला दिस क्वार्टर। सब कंपनीज में ऐसा हो रहा है, आप प्राइम हाउसिंग में उठा लो, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आप उठा लो, स्पेसिफिकली उनको ऑपरेटिंग लेवरेज को तो मिला है थोड़े कंपनीज को, बट उनको जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ा डिटेरियोरेशन हुआ है, मेजरली ड्यू टू टैरिफ। टैरिफ में बेसिकली जो सेक्टर्स है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसेस है, लाइक आपके टेक्सटाइल हो गया, लेदर इंडस्ट्री को केटर करते हैं, या कोई जेम्स एंड ज्वेलरी वाले सेगमेंट से, मतलब होम फर्स्ट का गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, तो वहाँ पे उनको अभी तक थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट चालू हुआ है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में ज़्यादा होता है, राइट, डायमंड वाला मार्केट जो है। तो इसीलिए थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है उनको, लाइक कंपनीज लाइक होम फर्स्ट हो गया। इनका फिर अगर ROA एंड ROEs एंड नंबर्स भी देखो, तो ROA was around 2.3 versus 2.5, and ROE was 2.3 versus 2.5, and ROE was around 12.2 versus 13 on a YOY basis. एंड उनका क्रेडिट कॉस्ट was around 0.18 versus लास्ट ईयर अराउंड 0.02 था। एसेट क्वालिटी में भी एज आई टोल्ड, उनका जो GNP है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब बहुत ही कम है GNP, 0.26 के आसपास का GNP है। एंड क्वार्टर लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 0.16। NNPA उनका देखो तो इट वॉज अराउंड 0.12 वर्सेज 0.13 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कलेक्शन एफिशिएंसी भी उनका इट इज गुड, अराउंड 99% के आसपास का कलेक्शन एफिशिएंसी है। एंड उनका
स्टेज टू एसेट्स एज वेल, ठीक है, दैट वाज अराउंड 0.34, लास्ट क्वार्टर भी 0.34 था। स्टेज टू एसेट इज इट टेल्स कि आपका जो 31 to 90 डीपीडी वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, डीपीडी होता है आपका डेज पास्ट ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 31 डेज हैज बीन पास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ईएमआई, बट अभी तक उन्होंने ईएमआई पे नहीं किया है। तो एंड वो इन दैट रेंज, ठीक है, मतलब एक ईएमआई, फर्स्ट ईएमआई मिस हो गया टिल द थर्ड ईएमआई, उसके बाद वो जीएनपी हो जाता है। तो अगर अगर कोई कस्टमर 3 ईएमआई मिस कर देता है तो वो जो अमाउंट देगा दैट इज इन द जीएनपी है, टोटल आउटस्टैंडिंग अक्रूड इंटरेस्ट प्लस द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एंड 2 ईएमआई मिस किया तो इट इज इन द स्टिल इन द 31 to 90 वाला डीपीडी बकेट में। बस उतना ही समझना है आपको, डायरेक्शन देखना है, तो वो स्टेबल था। तो इनको इतना एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम हुआ नहीं। बट इनको क्या प्रॉब्लम है, ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन उन्होंने उनका गाइडेंस कम कर डाला था लास्ट क्वार्टर में। एंड टू सस्टेन दिस हाई प्राइस टू बुक, ठीक है, 4.7 टाइम्स के आसपास, 4.6 टाइम्स के आसपास का उनका करंटली प्राइस टू बुक है, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर compared to the other companies that are growing at a better rate. So इनका एज ए टोल ये साल में उन्होंने 21 to 23% कर दिया, उनका पहले ऐसा था 24, 25, 26% के आसपास। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई है टीयर 1 सिटी में, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कॉम्पिटिंग विद बिग बैंक्स एंड बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गया, बिग पीएसयू बैंक्स हो गया, एसबीआई, ये सब के साथ कॉम्पीट करना इट इज़ थोड़ा डिफिकल्ट। एंड स्पेसिफिकली ये एनवायरनमेंट में जब आपका रेपो रेट में भी कट आ रहा है, तो इसलिए उनको उनका यील्ड भी आप देखो करंटली जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट इज अराउंड 9.3% के आसपास है। एंड उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है दैट इज अराउंड 7.3% के आसपास, 7.4%। तो उनका स्प्रेड बचता है अराउंड 1.82% के आसपास का ही स्प्रेड बचता है उनका, इफ़ यू लुक एट दैट एज वेल। एंड इफ आई उनका अगर देखूँ ना, हाँ यहाँ पे एज आई टोल्ड उनका यील्ड जो है ये क्वार्टर कम हुआ, तो आपको लगेगा ये तो खराब है, बट एज रेपो रेट भी कट हो रहा है इसलिए उनको वो फर्क नहीं पड़ रहा है उनका। तो 9.5 जो था वो 9.3 हो गया ये क्वार्टर। एंड उनका कॉस्ट ऑफ फंड भी कम हुआ, ऐसा नहीं है कि खाली यील्ड कम हुआ, वो 7.7 हो गया वर्सेस 7.4 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो आपका स्प्रेड जो है दैट इज अराउंड 1.9 वर्सेस 1.8 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर। उन्होंने बोला अराउंड 1. ये जो पूरा बेनिफिट पास ही हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं, अब दे आर एक्सपेक्टिंग वन मोर रेपो रेट कट, तो उससे उनका जो यील्ड है दैट कैन कंप्रेस टू 9%, बट कॉस्ट ऑफ फंड भी दैट कैन ऑल्सो कंप्रेस टू अराउंड 7%। तो नेट नेट आपका स्प्रेड वुड भी अराउंड 2% के आसपास ही। निम्स उनका 4% है, वो स्टेबल ही है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा निम्स में भी कंप्रेशन आ सकता है, अराउंड 15 to 20 बेसिस पॉइंट का उन्होंने गाइडेंस में भी बोला है, ठीक है, यहाँ पे if you look at their NIMS, ठीक है, NIMS to expect to moderate around 15 to 20 basis point due to reduction in their investment income। तो इसलिए यहाँ पे निम्स में अगर कंपेरिजन है तो उनका आरओई नंबर्स में भी थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, एंड वो भी दिख ही रहा है हमको। तो एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निम्स में थोड़ा कंप्रेशन आ रहा है। एंड रिटर्न रेशियोज में इफ आई लुक, उनका 12% के आसपास का आरओई है एंड 2.3 टाइम्स उनका आरओ है, ठीक है। एंड तो मतलब दे आर करंटली लेवरेज अराउंड 5.5 6 टाइम्स के आसपास का उनका करंटली लेवरेज है। एंड उनका इफ़ आई लुक एट देयर नंबर्स, और तो ये तो ठीक है, मतलब यहाँ पे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही उनके पास। हाँ, यर इफ आई लुक एट द क्रेडिट कॉस्ट इट इज़ अराउंड, उनका गाइडेंस है 0.15 to 0.2%, जीएनपीए का गाइडेंस है 0.35 to 4। तो एसेट क्वालिटी तो मतलब ठीक ठाक है, बट मेन आपका ग्रोथ देखना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे उनका स्टेबल ही एसेट क्वालिटी, ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अगर आप देखो इट एट दिस साइज, एट 1,26 करोड़ का आपका एयूएम का साइज है, एंड यू आर ग्रोइंग एट अराउंड 24%। तो इट इज़ मतलब बहुत ही अच्छा है। क्योंकि दूसरे कंपनीज आप देखो, एप्टेस का अगर आप नंबर उठाओ, एप्टेस का साइज कितना है, 10,000 11,000 करोड़ का साइज है, उनका ग्रोथ आ रहा है खाली 22%। होम फर्स्ट का साइज है अराउंड 14%, 14 12,000 13 12,000 के 14,000 करोड़ के आसपास का उनका साइज है होम फर्स्ट का। एंड उनका ग्रोथ आ रहा है कितना, 26%, ठीक है, मतलब 2% ज़्यादा कर रहे हैं खाली, एट अ स्केल विच इज़ अराउंड, मतलब अराउंड 9 टाइम्स बिगर है, ठीक है, होम फर्स्ट से बजाज हाउसिंग। एंड आरओई, बट लॉन्ग टर्म में उन्होंने बोला आरओई एंड ये सब तो इम्प्रूव होने वाला है, 13-15 हो जाएगा। ये टाइम थोड़ा उनको थोड़ा कंप्रेशन आ रहा है निम्स में, बट गोइंग एट FY27 में दे आर एक्सपेक्टिंग ये गाइडेंस, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में जो ग्रीन में जो मीडियम टर्म वाला है। तो हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि खाली अभी बोल रहे हैं
तो 21 to 23 तो हमें आगे जाके भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे जाके भी कम कर डाला तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका वैल्यूएशन इट इज करेंटली सबसे हाईएस्ट है। तो अब अगर हम देखें ना, तो ये जो जो अच्छे कंपनीज है, ठीक है, ये जो 6 कंपनीज है, बजाज हाउसिंग एक प्राइम हाउसिंग प्लेयर है, दूसरे सब कंपनीज अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में। तो ये थोड़ा एक डिफरेंस है खाली बिटवीन बजाज हाउसिंग एंड दूसरे इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आवास एंड आधार। अभी तक आवास का अभी तक Q2 का नंबर आया नहीं है, तो हमें मालूम नहीं है। अभी यहाँ पे इफ आई लुक एट द नंबर्स, सबसे अच्छा ग्रोथ आ रहा है इंडिया शेल्टर का, 31% के आसपास का ग्रोथ है, गाइडेंस भी वही है 30-35%, एंड वैल्यूएशन इफ यू लुक इट इज अराउंड 3.1 टाइम्स प्राइस टू बुक। साइज छोटा है इसलिए ग्रोथ में भी बेनिफिट आ रहा है। तो करंटली यही प्लेयर है जिसने उनका ग्रोथ गाइडेंस रीआइटरेट करके सेम ही रखा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। होम फर्स्ट का अगर देखूँ, एज आई ऑलरेडी डिस्कस होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, एप्टस को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आधार एंड आवास का अभी तक बाकी है डिस्कशन, उनका नंबर्स अभी तक आया नहीं है, आवास का नहीं है, आधार का आ गया, तो वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। होम फर्स्ट का अगर देखूँ, तो होम फर्स्ट में ये टाइम प्रॉब्लम क्या हो गया कि उनको थोड़ा ये एसेट क्वालिटी में थोड़ा इश्यू हो गया, क्योंकि उनका जो स्पेसिफिकली मार्केट जो है दैट इज मोर इनटू गुजरात, ठीक है, गुजरात में अच्छा खासा प्रेजेंस है, साउथ में भी ज़्यादा प्रेजेंस है, तमिलनाडु कर्नाटका साइड। तो यहाँ पे टैरिफ का तो इम्पैक्ट आया, एंड दूसरा एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन होम फर्स्ट वाला वीडियो में भी, कि ये जो एमएसएमई एंड माइक्रो फाइनेंस जो कस्टमर्स है, उनके साथ थोड़ा ओवरलैप जैसा जो हो रहा था, इसलिए उनको थोड़ा डिटीरियोरेशन हुआ इन देयर डीपीडी बकेट्स, ठीक है, 30+DPD, 1+DPD, यहाँ पे थोड़ा डिटीरियोरेशन हुआ, बाउंस रेट थोड़े बढ़ गए, रिजेक्शन रेट्स थोड़े बढ़ गए। तो इसलिए उनको ग्रोथ, उनका डिसबर्समेंट में भी उतना कोई खास ग्रोथ आया नहीं, एंड उन्होंने उनका गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड्स कर दिया होम फर्स्ट ने। तो होम फर्स्ट ने जो पहले बोला था 28-30%, वो अभी बोल रहा है 25% प्लस का ग्रोथ आएगा फॉर FY26। बजाज हाउसिंग का अगर देखूँ, तो इनका गाइडेंस होता है 25% के आसपास, एंड ये क्वार्टर 24-26% होता है। लास्ट क्वार्टर Q4 में उन्होंने बोल दिया था कि हमारा ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हमारा 21-23% का ही आसपास का ग्रोथ आएगा। बट उनका साइज देखो, ठीक है, कंपेयरिंग टू ऑल द कंपनीज, बजाज हाउसिंग का सबसे बड़ा साइज है। देन टू उनका ग्रोथ इज जस्ट एट पार विथ होम फर्स्ट, एंड ज़्यादा है कंपेयर टू एप्टस इन दिस क्वार्टर, मतलब ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। बट एक प्रॉब्लम यही है कि उनका वैल्यूएशन आप देखो, इट इज़ वे हायर कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, 4.6 टाइम्स। ये ना, ये तो जब लिस्ट हुआ था इट वॉज एट अराउंड 7 टाइम्स, अगर उनका प्राइस टू बुक भी अगर आप देखो ना, 6-7 टाइम के आसपास का उनका लिस्टिंग हुआ था। फिर मैंने वाईफाई बंद रखा है इसलिए वो नहीं चल रहा है, बट हाँ जब उनका लिस्टिंग हुआ था दे लिस्टेड एट अराउंड 7 टाइम प्राइस टू, विच इज एक्सॉर्बिटेंटली हाई, ठीक है, कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर। एंड उनका ग्रोथ भी मतलब 24% था, उतना तो होम फर्स्ट 30% कर रहा था, एंड इंडिया शेल्टर भी 30-35 कर रहा था। बट अभी होम फर्स्ट का ग्रोथ स्लो हो गया है, एप्टस का भी ग्रोथ स्लो हो गया है, इंडिया शेल्टर इज द ओनली वन जो उन्होंने गाइडेंस जो बोला है वो उतना ही रख रहा है, एंड विथ एंड उनका कॉन्फिडेंस भी था इन द कॉन कॉल एज वेल, ठीक है, होम फर्स्ट का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कॉन कॉल, एंड एप्टस का भी। एंड ये आधार एंड ये आवास जो है वो तो मतलब बजाज हाउसिंग से भी गंदा ग्रोथ करते हैं, ठीक है, मतलब कम ग्रोथ करते हैं, 20-21% के आसपास का गाइडेंस होता है एंड वो उतना ही ग्रोथ करते हैं, एंड इट इज एट 3 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो कंपेयरिंग टू ये जो 4 प्लेयर है, कंपेयरिंग बजाज हाउसिंग, एप्टस, होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर, सबसे अभी तक इन इन द बेस्ट पोजीशन विद ग्रोथ एंड वैल्यूएशन एज वेल इज इंडिया शेल्टर। उसके बाद मैं अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स अगर देखें, ठीक है, वैल्यूएशन का अगर हम साइड में रखें, तो बजाज हाउसिंग मुझे थोड़ा बेटर लगा कंपेयर टू होम फर्स्ट दिस क्वार्टर, क्योंकि दोनों का ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर आ गया, ठीक है, एंड साइज भी आप देखो, ठीक है, 14,000 का ही साइज है इनका, एंड इनका 1,26,000 का साइज है। बट गाइडेंस भी अगर हम देखें तो 21-23% है बजाज हाउसिंग का, एंड होम फर्स्ट का 25% प्लस है, क्योंकि साइज में भी डिफरेंस है, एंड पहले होम फर्स्ट का थोड़ा साइज छोटा था, उनका गाइडेंस पहले अच्छा था, वो उन्होंने कम कर दिया, इसलिए बजाज हाउसिंग को मैं सेकंड डालूंगा, बिकॉज ऑफ द क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ जो आ रहा है अच्छा आ रहा है, एंड ये जो दूसरे कंपनीज है उनका गाइडेंस कम कर डाला है। एंड एप्टस ने भी पहले बोल रहा था 28-30%, एंड अभी 25% कर दिया, एंड उनका ग्रोथ आया 22%, मतलब जो बोला जो मतलब लोअर कर दिया गाइडेंस, उससे कम ही ग्रोथ आया। तो बजाज हाउसिंग बेटर है, बट उनका वैल्यूएशन अगर हम देखें तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है, मतलब कोई अगर फ्रेश
एंट्री, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। बट फॉर एन इन्वेस्टर अगर हम देखो, क्योंकि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ वेरी हाई, अगर उनका वैल्यूएशन भी आप देखो तो ये अभी तक टाइम करेक्शन में है एंड वो उतना ही रहेगा, ठीक है, मुझे जैसा लग रहा है, टिल द अर्निंग्स कैच अप सिग्निफिकेंटली। तो जब तक उनको कंसिस्टेंटली दे ग्रो बाय अराउंड 20-25% के आसपास, एंड ये कंप्रेस होकर अराउंड 3.5-4 टाइम्स के आसपास नहीं हो, तब तक आई थिंक इट वुड बी इन दिस रेंज ओनली, जो 110-120 के आसपास का जो रेंज है, ठीक है, कंप्लीटली मतलब टाइम करेक्शन में चला गया कंपनी। सो हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, नंबर्स आर स्ट्रॉन्ग कंपेयरिंग टू दूसरे इंडस्ट्रीज लाइक माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई हो गया, ये सब कंपेरिजन में हाउसिंग फाइनेंस इज वेल प्लेस्ड। बट अभी ये टाइम जो क्वार्टर के जो नंबर है, मुझे होम फर्स्ट का नंबर उतना अच्छा नहीं लगा, एप्टेस का भी उतना कुछ खास नहीं लगा। इंडिया शेल्टर का ही जो नंबर है दैट इज फेवरेबल विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड वैल्यूएशन एज वेल। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।